जरा आप इसे देखिए, अगर एक एयरप्लेन जब 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है तो जब हम उसे नीचे से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यह कितना धीमे चल रहा है, और जब हम इसको आसमान में रहकर एक दूसरे एयरप्लेन के साथ में ओवरटेक करते हुए देखते हैं तो यह कितनी गोली की रफ्तार से आगे निकल जाता है। अब इन दोनों ही सिचुएशन में हमने क्या देखा, पहला ये जब हम इसको ग्राउंड पर रहकर इसे देख रहे हैं तो यह बहुत धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। तो इस फिनोमेनन को हम कहते हैं पैरालैक्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम प्लेन को अपने सर के ऊपर से जाते हुए 90 डिग्री पर देख रहे हैं तो एयरप्लेन काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है तेजी के साथ इसका दृष्टिकोण घटता जाता है, यानी इसका एंगल बदलता रहता है हमारे आंखों से देखने पर। एक समय ऐसा आता है कि यह दृष्टिकोण 10 से 15 डिग्री रह जाता है, और उस दृष्टिकोण में जो बदलाव है वो बहुत कम होता है, और इसी वजह से हमें लगता है कि प्लेन बहुत स्लो हो गया है। असल में वो अपनी रियल स्पीड से ही आगे बढ़ रहा है, और हम सोचते हैं कि प्लेन रुक सा गया है, और ये सब होता है दूरी और कोण के कारण। और आपने अनुभव किया होगा जब आप अपनी बाइक या किसी भी व्हीकल से रोड पर जाते हैं तो सामने से जो भी व्हीकल आ रहा है आप उसकी स्पीड का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, और वो जब पास आती है तब हमें पता लगता है कि उसकी असली स्पीड क्या थी। और यह होता है कोण के कारण, यानी एंगल के कारण, क्योंकि वो सामने से आ रहा है तो कोण में परिवर्तन हो नहीं रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आता है तब हमें पता चलता है कि उसकी असली स्पीड क्या है। और ये सब हम कहाँ देख रहे हैं? अपनी पृथ्वी में। लेकिन अगर बात की जाए इस ब्रह्मांड की तो हर एक सेकंड में अरबों ट्रिलियन या हम यह कह सकते हैं अनगिनत ऐसी हलचलें हो रही हैं जो प्रकाश की रफ्तार से भी तेज हैं, और वो हमें महसूस तक नहीं होती हैं जब हम रात के आसमान को देखते हैं। जैसे यूनिवर्स का एक्सपेंशन जो प्रकाश की रफ्तार से भी ज्यादा तेज एक्सपेंड हो रहा है, और जो हमें आज महसूस भी नहीं हो रहा है। और ये सब हो रहा है सिर्फ ज्यादा दूरी होने की वजह से। जहाँ से हम इसको देख रहे हैं वो असल में बहुत ज्यादा, बहुत से बहुत बहुत ज्यादा दूर है, जिस वजह से हम उस स्पीड को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। चलो, यूनिवर्स का एक्सपेंशन आपको ज्यादा लग रहा होगा तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि M31 यानी एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे से टकराने आ रही है। यानी M31 हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ 300 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है, जिसे हम पृथ्वी से रहकर महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं। और एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमसे लगभग 2.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, और ये दूरी हमारे हिसाब से बहुत 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 ज्यादा दूर है, जिस वजह से हम इसको महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं। जब तक M31 मिल्की वे से टकराएगी तब तक लगभग हम लोग या हमारी पृथ्वी या सोलर सिस्टम का क्या भविष्य होगा हमें आज नहीं पता है। लेकिन हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उस समय जब मिल्की वे से M31 टकराएगी तो कैसा दृश्य होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि स्पेस में वर्लपूल गैलेक्सी यानी M51, और उस जैसे टकराव को आज हम अपने टेलीस्कोप से देखने वाले हैं। जिस तरह से आज हम M51 को यानी वर्लपूल गैलेक्सी को अपने टेलीस्कोप से देखेंगे, अगर जब M31 मिल्की वे से टकराएगी तो वो जो दृश्य होगा शायद किसी और प्लैनेट पे और सोलर सिस्टम में दूसरी गैलेक्सी में से कोई ना कोई ऐसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन यानी सभ्यता होगी जो इसको फिल्मा रही होगी हमारी तरह। शायद अभी भी यूनिवर्स में ऐसी सभ्यताएं या एलियंस होंगे जो एग्जिस्ट करते होंगे, और ये सब हमारे लेवल से भी बहुत ज्यादा ऊपर कर रहे होंगे। वर्लपूल गैलेक्सी हमसे लगभग 24 मिलियन लाइट ईयर दूर कैंस वेनेटिची कॉन्स्टेलेशन में लगभग उसके एज पर लोकेटेड है, जिस तरह से सोमब्रेरो गैलेक्सी लोकेटेड है। वर्लपूल गैलेक्सी का अपैरेंट मैग्नीट्यूड 7+ है, मतलब ह्यूमन आईज से दिखने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन आप इसे एक अच्छी क्वालिटी वाले स्मार्टफोन से एक लॉन्ग एक्सपोजर शॉट में एक धुंधले से डॉट की तरह आसानी से देख सकते हैं। मतलब आप स्मार्टफोन से कैप्चर कर सकते हैं, भले ही उसका स्ट्रक्चर ना चमके, उसकी लाइट तो आप कैप्चर कर पाएंगे। और बात आए कि टेलीस्कोप कितना बड़ा हमें चाहिए होगा इसे देखने के लिए, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ विजुअल की। मतलब ये कि टेलीस्कोप लाएं और उसको लगाएं और उसमें एक आईपीस लगाएं, और उसके थ्रू हम जब देखें उस गैलेक्सी को तो वो किस तरह से हमें दिखेगी। इसके लिए हमें कितना बड़ा टेलीस्कोप चाहिए होगा। तो अभी के समय पर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एस्ट्रोनॉमी में बिगनर्स ज्यादा हैं, और उनके पास उनका फर्स्ट टेलीस्कोप 7-8 टेलीस्कोप के बीच में ही वेरी करता है। यानी कि वो एक बजट लेवल का टेलीस्कोप लेते हैं जिसमें आपको आसानी से 50 mm, 60 mm, 76 mm, 100 mm, 114 mm, 127 mm, 130 mm और मैक्स देखा जाए तो
150 mm बजट लेवल के टेलीस्कोप 20-30 हजार में आसानी से मिल जाते हैं और वो उनको खरीद भी लेते हैं। तो उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम अपने इस फर्स्ट टेलीस्कोप से क्या क्या देख सकते हैं आसमान में। 50 mm और 60 mm टेलीस्कोप लगभग सेम है। अगर उस पे हम 25 mm आईपीस लगा के M51 को देखते हैं एक क्लियर स्काई में, तो आपको एक धुंधले बिंदु की तरह ही वो दिखाई देगा, यानी दो बिंदु आपको धुंधले धुंधले से दिखाई देंगे और वही M51 होगा। और यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि हम स्काई कंडीशन 0 से 1 के बीच में देख रहे हैं। ये नहीं कि आपका वाटर लेवल 4 हो, 6 हो, 7 हो, इवन आप 4 से देख सकते हैं। बड़े टेलीस्कोप होंगे तो आप ब्राइट कोर ही देख पाएंगे। अदरवाइज अगर 0 या 1 के लेवल में आप रह रहे हैं तो आप उसके कुछ फीचर्स भी देख पाते हैं। जैसे कि मैं आपके बात करूं 76 mm और 100 mm लगभग सेम दिखाएंगे, थोड़ा बहुत ही ब्राइटनेस में थोड़ा सुधार होगा। और 114 और 127 mm के जो टेलीस्कोप हैं उनसे थोड़ा बहुत ब्राइटनेस बढ़ेगी और नियर उसके चारों ओर जो उसके स्पाइरल आर्म्स हैं उसका थोड़ा बहुत धुंधला सा हमें कुछ दिखाई देगा। और 150 mm के जो टेलीस्कोप हैं उससे आप ब्राइटनेस के साथ साथ उसके कुछ स्पाइरल स्ट्रक्चर को भी देख पाएंगे उस स्काई कंडीशन से। अगर हम इन टेलीस्कोप पे अलग अलग तरीके से गियर्स लगाएं, जैसे कि माउंट हम लगा दें, ट्रैकिंग माउंट लगा दें, तो 50 mm से भी आप काफी अच्छी डिटेल्स निकाल सकते हैं। जो छोटे छोटे फीचर्स हैं M51 या किसी अदर ऑब्जेक्ट में, वो बड़े अपर्चर के साथ में उस लाइट को भी हमें दिखा देंगे। सीधा मतलब ये है कि हम रेजोल्यूशन खो देंगे छोटे अपर्चर के साथ में। मतलब जितना बड़ा अपर्चर उतनी ज्यादा क्वालिटी, शार्पनेस और कॉन्ट्रास्ट। और ये भी वेरी करता है कि आपके पास जो टेलीस्कोप है उसकी क्या क्वालिटी है। क्वालिटी भी डिपेंड करती है कि उससे जो वेवलेंथ पे लाइट आ रही है, रंग आ रहे हैं, वो किस तरह से हमें आईपीस क्रिएट करके हमें फोकस पे बना के दे रहा है। अगर एक सही क्वालिटी का आईपीस या टेलीस्कोप यूज ना किया जाए तो वो भी क्वालिटी 150 mm पे नहीं मिलेगी। हमारे पास एक चीप क्वालिटी का टेलीस्कोप है जो बिगनर लेवल टेलीस्कोप है, इससे हम M51 को देख रहे हैं। और जो मैंने एयरप्लेन वाला एग्जाम्पल पीछे दिया था, तो यूनिवर्स में भी ये चीज सभी लागू होती है। जैसे आज हम M51 को देख रहे हैं, ये दो गैलेक्सी आपस में मर्ज हो रही हैं, जैसे M51 और NGC 5194। ये दोनों 24 मिलियन किलोमीटर दूर एक दूसरे से मर्ज हो रही हैं। और यहाँ पे बर्पुल गैलेक्सी का जो साइज है 60,000 लाइट ईयर है। और M51 NGC 5194 के साथ लगभग 300 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भी ज्यादा मर्ज हो रही होंगी, लेकिन हमें वो पता तक नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है। क्योंकि हमारे देखने पर जिस कोण से वो आपस में मिल रही है उस कोण में या एंगल में परिवर्तन बहुत ना के बराबर हो रहा है। मतलब हमारी लाइफ भी गुजर जाएगी तब भी हमें उसमें कोई ज्यादा चेंजेस दिखाई नहीं देंगे। ये सब हो रहा है दूरी के कारण और कोण के कारण। और ये M51 ही नहीं, जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा दूर होगा उसमें कितनी भी तेजी चाहे गतिविधि हो रही हो, हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। जैसे कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन प्रकाश की रफ्तार से भी ज्यादा तेज वो एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन हमें महसूस भी नहीं हो रहा है। और ये स्टडी बहुत बारीक होती है, तब बड़े बड़े साइंटिस्ट बता पाते हैं कि एक्चुअल में यूनिवर्स में चल क्या रहा है। हमारी इंसानी लाइफ तो बहुत छोटी है, इन परिवर्तन को देखने के लिए लगभग इनमें 1 करोड़ या 2, 3, 4, 5 करोड़ कितने भी साल गुजर जाएंगे, तब जाके इनमें कुछ माइनर सा डिफरेंस यानी उस कोण में परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ से दूर से देखने पर हमें वो पता भी नहीं चलता है। तो यार ज्ञान की बातें करते करते ना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो थोड़ी सी और ज्ञान की बातें लेते हैं, जैसे कि इसकी डिस्कवरी और क्या क्या है इसमें। 2-4 चीजें और जानते हैं, फिर हम कैप्चरिंग की ओर बढ़ेंगे। बर्पुल गैलेक्सी जो एक पेक्युलर गैलेक्सी की कैटेगरी में आती है। पेक्युलर गैलेक्सी का जिक्र अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप सोमब्रेरो गैलेक्सी वाला मेरा वो वीडियो जरूर देखें। उसमें मैंने पेक्युलर गैलेक्सी के बारे में जिक्र किया था, जिसमें मैंने बताया था कि पेक्युलर गैलेक्सी की 2 कैटेगरी होती हैं, इंटरैक्टिंग गैलेक्सी और एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। अब चौंकाने वाली बात यह है कि बर्पुल गैलेक्सी में ये दोनों गुण पाए जाते हैं, जिसमें M51 और NGC 5195 के साथ इंटरैक्ट करती दिखाई देती हैं। और साथ ही ये सेफर्ड गैलेक्सी जिसमें 2 बड़े समूह होते हैं, जिसमें 2 एक्टिव गैलेक्सी पाई जाती हैं और जिसमें क्वेजार जैसे बहुत चमकीले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होते हैं। बर्पुल गैलेक्सी की खोज की बात की जाए तो ये 13 अक्टूबर 1773 में चार्ल्स मैसियर ने तब की थी जब वो धूमकेतु को ढूंढने में लगे थे। और ये खोज उस समय हुई जब बर्पुल गैलेक्सी का समय जा रहा था, यानी कि बहुत कम एल्टीट्यूड पर होती है सनसेट के समय पर। और उस समय चार्ल्स मैसियर ने इसको अपनी मैसियर कैटलॉग में M51 नाम पे दर्ज कर दिया था, लेकिन अभी तक इसको एक धुंध का बादल यानी धूमकेतु के रूप में जाना जाता था। इसके बाद 1845 में विलियम पार्सन्स ने आयरलैंड में लगे 72 इंची रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप से जब इसको देखा तो इन्होंने उसे देख के एक स्पाइरल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और इसे एक स्पाइरल नेबुला का नाम दे दिया गया। लेकिन अभी तक एडविन हबल द्वारा जो ऑब्जर्वेशन चल रही थी उसके अनुसार ये ऑब्जेक्ट हमारी गैलेक्सी से बाहर बहुत दूर होना चाहिए और एक गैलेक्सी होना चाहिए था। लेकिन बाद में जब इसकी रेडियो एस्ट्रोनॉमी की गई तो तब यहाँ पे पता चला कि यह जो हम नेबुला या धूमकेतु मान के चल रहे हैं वो असल में 2 गैलेक्सी
का समूह है जो आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, यानी कि आपस में मिल रहा है। तो ये उस समय की बातें हैं जब आज के समय की ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तब भी इतनी सटीक जानकारी साइंटिस्ट निकाल लेते थे। इसके बाद सन 2005 में जब हबल स्पेस टेलीस्कोप ने जब इसकी फोटो ली, तो यार आप देखो उसमें कितनी सारी डिटेल्स हैं, किस तरह से M51 यहाँ पे दूसरी गैलेक्सी को अपने अंदर मर्ज करती जा रही है। और यही भविष्य होने वाला है हमारी मिल्की वे का एंड्रोमेडा के साथ में। जब हम अपने टेलीस्कोप को लगा के यहाँ पे देख रहे हैं लाइव व्यू में, तो आप यहाँ पे सिंगल 8 या 6 सेकंड के एक्सपोजर में इन दोनों गैलेक्सी को आपस में मर्ज होते हुए देख रहे हैं। इन दोनों गैलेक्सी के ब्राइट कोर के साथ साथ उनके स्पाइरल स्ट्रक्चर को भी हम देख पा रहे हैं सिंगल एक्सपोजर में। मैंने इसको प्लान किया बहुत समय पहले कैप्चर करने का, आज से लगभग 4-5 महीने पहले से मैं इसको कैप्चर करता आ रहा हूँ, लेकिन स्काई कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से मुझे वो अच्छा विंडो मिला ही नहीं जब मैं इसको लॉन्ग कैप्चरिंग कर पाता। लेकिन एक दिन मुझे वो समय मिला जून के महीने में, और मैंने इसको कैप्चरिंग पे लगा दिया 3 घंटे के लिए। लेकिन उस दिन भी मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी। स्काई तो इतना ज्यादा क्लियर था कि उसमें हजारों स्टार्स दिख रहे थे, और स्पाइरल गैलेक्सी जो हम कैप्चर कर रहे थे M51 वो इतने अच्छे से हमें विजिबल हो रही थी। लेकिन वही बात है ना, किस्मत खराब हो तो क्या किया जा सकता है। मेरे फोन में जो अडेप्टर लगा हुआ था 5 वोल्ट का मैंने चार्जिंग अडेप्टर दे रखा था, जिससे वो ना ही हीट होता और वो बैटरी कंजप्शन को एक जगह रोक के रखता, मेरा फोन डाउन नहीं होता। लेकिन जो मैंने केबल वो लगाया था वो अचानक से किसी स्क्रू में दब गया, जिससे कि मेरा फोन आईपीस से डिसअलाइन हो गया और मेरा कम से कम 1 से 1.5 घंटे का डेटा खराब हो गया। तो चलिए ये चीजें होती रहती हैं। फिर इसके बाद मैंने अपने फाइनल डेटा को 28 जुलाई को कैप्चर किया, जिसमें मैंने बहुत सारी कैप्चरिंग की। बहुत सारी तो नहीं कह सकते, लेकिन मैंने 40 मिनट के डेटा को कैप्चर किया था और उस पे ही मैंने फाइनल प्रोसेस किया था। अब समय वेस्ट को ना करते हुए मैं आपको उन फाइनल रिजल्ट्स को दिखाता हूँ जो मैंने कैप्चर किए थे। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है और इसमें मैंने अपने रिजल्ट को रखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ JPEG। जो JPEG से हम जब कैप्चर करते हैं तो हमें क्या आउटपुट यहाँ पे मिलता है। सबसे पहले जब हम JPEG में कैप्चर करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, जिसमें हम अपने इस स्पेक्युलर गैलेक्सी यानी कि M51 को हम देख पा रहे हैं यहाँ पे NGC 5195 के साथ कोलाइड करती हुई हमें दिख रही है। अगर हम दूसरा रिजल्ट यहाँ पे देखें तो ये है एक रिजल्ट, इससे अगला देखें तो ये रिजल्ट है, इससे ये। अब देखो अलग अलग फ्रेम में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग लाइट कैप्चर हो रही है। यानी कि हम इसी तरह से लॉन्ग डेटा कैप्चर करते हैं और उसको स्टैक करते हैं, तो जो एरिया हमें नहीं मिल रहा है उस एरिया को हम अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं अलग अलग फ्रेम्स के सिग्नल के अनुसार। अब जब हम इस पे प्रोसेस करते हैं तो हमें जो स्टैक्ड रिजल्ट मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। यानी कि मैंने इसे लगभग 36 मिनट तक स्टैक किया है, लेकिन इसमें जो क्वालिटी है वो हमें नहीं मिल पाई है। इसका रीजन है क्यों, देखो यहाँ पे हॉट पिक्सल्स थे, जो हमारे यहाँ पे नॉइस ज्यादा बन गई थी, वो यहाँ पे किस तरह से प्रोसेस हुई है, और जो यहाँ पे हमने स्टार्स को प्रोसेस किया है उसने यहाँ पे लाके टेक दिया है। और जो यहाँ पे नॉइस इसमें आपको दिख रही है ये रिड्यूस हो गई है JPEG में, क्योंकि पूरी क्वालिटी हमें नहीं मिलती है। जो JPEG की क्वालिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है AI से, और कुछ वो इंटरनली भी कर देता है, लेकिन सारी नहीं हो पाती है। जैसे कि ये कितने सेकंड का एक्सपोजर है, हम इसका जरा इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे तो यहाँ पे पता लगेगा कि कितने मिनट्स तक यहाँ पे ये डेटा हमसे लिया गया है। 10 सेकंड का ये एक्सपोजर है और 6400 ISO पर है, और यहाँ पे पूरी तरह से रिड्यूस हो चुकी है इसमें नॉइस वगैरह ये सारी चीजें, लेकिन इसमें पूरी क्वालिटी नहीं होती है। क्वालिटी किसमें होती है वो मैं आपको यहाँ पे अब दिखाता हूँ। सबसे पहले जब मैंने 29 मई के आसपास इसको कैप्चर किया था तो यहाँ पे हमें क्या मिला था, ये रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये होता है रो का मतलब जानते हैं आप, जितनी भी लाइट हमारे कैमरा सेंसर पे पड़ रही है आके उसको ऐसे ही निकाल देना। देखो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये 24 बिट का फाइल है, 24 बिट का कलर इसमें है और 30 MB का ये फाइल है। यानी कि आप समझ सकते हैं ये जो मैंने डेटा को लिया है ये कितने सेकंड का एक्सपोजर में लिया है। इसकी हम प्रॉपर्टीज एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज एक बार इसकी चेक करके बता देता हूँ आपको। तो क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, यहाँ आप देखो। अब डिटेल्स में जब मैं जा रहा हूँ तो कितने सेकंड का एक्सपोजर है, 13 सेकंड का एक्सपोजर है 3200 ISO पर। और मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 सेकंड के एक्सपोजर में जो मेरे पास पहला फोन था उस टाइम स्काई कंडीशन कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी, जिससे इसके कुछ हमें पार्ट ही देखने को मिल रहा है, जैसे कोर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये NGC 5195 है और ये हमारी M51 है। इसमें आप देख सकते हैं कितनी सारा नॉइस है और कितने सारा यहाँ पे सिग्नल्स है। यानी कि ये जो आप एजेस देख रहे हैं ना ब्राइट, मतलब कि उन पिक्सल्स में ये सिग्नल्स हैं और ये खाली नॉइस है जो डार्कर एरिया है। यहाँ पे आप एक पिक्सल को आराम से देख सकते हैं किस तरह से लाइट को निकाल रहे हैं, और जो हमारे सिग्नल्स हैं वो कुछ इस तरह से और ब्राइट हो जाते हैं। यानी कि ये पिक्सल्स में ही हमें लाइट देखने को मिलती है, जो सिग्नल्स होते हैं उनमें ही देखने को मिलती है। कितना हल्का सा यहाँ पे आ रखा है। इस डेटा पे जब मैंने इसको प्रोसेस किया तो मुझे स्टैक्ड वर्जन कुछ ये वाला मिला, और जब हम स्टैक करते हैं कैलिब्रेशन फ्रेम लेने के बाद में तो काफी हद तक सारी नॉइस निकल जाती है, जिसमें आप स्पाइरल स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं स्टैक होने के बाद। तो नॉइस यहाँ पे लगभग खत्म हो चुकी है। अगर हम बाहर जाके देखें तो यहाँ पे नॉइस भी नहीं है, यानी नॉइस बिल्कुल खत्म कर दी है। और इसको मैंने जब प्रोसेस किया, फाइनल
प्रोसेस करके देखा, ज्यादा पोटेंशियल नहीं दिया, तो मुझे रिजल्ट ये वाला मिला। इस वाले रिजल्ट में आप देख सकते हैं हम इसके स्पाइरल स्ट्रक्चर के साथ साथ इसके फीचर्स को भी देख पा रहे हैं। तो ये रिजल्ट लगभग मेरा 1.5 से 2 घंटे का था, जो मेरा पहले फोन से लिया गया था। इसको मैंने थोड़ा सा और प्रोसेस किया तो मुझे ये वाला मिला। इसको मैंने यहाँ तक ही प्रोसेस इसको किया। इसके बाद जब मैंने फाइनल डेटा को लिया था 28 जुलाई को, तो 28 जुलाई को क्या मुझे डेटा मिला था वो पहले आप यहाँ पे ये देखिए। ये है मेरे नए वाले फोन से। इसमें आप देख सकते हैं कितने ज्यादा यहाँ पे नॉइस इकट्ठा हो गई है एजेस पे। स्कैटर से फाइल, क्योंकि मैंने सारी फाइलें डिलीट कर दी थी, मैंने एक फ्रेम छोड़ा था और वो फ्रेम थोड़ा खराब फ्रेम मुझसे बच गया, यानी कि वैल्यूएबल वाले फ्रेम डिलीट हो गए। प्रोसेस करने के बाद में ज्यादा डेटा रखता नहीं क्योंकि बहुत जीबी में डेटा होता है। इसके पिक्सल्स आप देख सकते हैं, इसके पिक्सल्स बहुत ज्यादा घने हैं, यानी कि इसका 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो उसके हिसाब से बहुत बारीक पिक्सल है यहाँ पे, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमें रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। इसके बाद जब मैंने इसको यहाँ पे स्टैक किया, इस डेटा को जब मैंने स्टैक किया, लगभग 36 मिनट का डेटा मैंने स्टैक किया था। उसके बाद जो स्टैक्ड डेटा मिला मुझे यहाँ पे ये मिला। इस वाले डेटा में आप देख सकते हैं इसके कितने सारे फीचर्स हमें अभी से यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो गए हैं। अभी पूरी तरह से खुला नहीं है इमेज, हाँ अब ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसके स्पाइरल स्ट्रक्चर को आराम से देख पा रहे हैं। यहाँ पे जब हमने इसको सीरियल में प्रोसेस किया, तो सीरियल में प्रोसेस करने के बाद जो हमें डेटा मिला वो ये वाला मिला। ये फाइनल रिजल्ट नहीं था, इसको मैंने थोड़ा और प्रोसेस करने की कोशिश करी तो मुझे फाइनल रिजल्ट ये वाला मिला। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने ज्यादा पोटेंशियल तो नहीं दिया, लेकिन जो इसके एजेस पे जो लाइट्स, जो क्लाउड्स यहाँ पे बिखरे हुए हैं वो भी हमें यहाँ तक दिखाई दे रहे हैं, और इसमें भी लगभग यहाँ तक जा रहे हैं। मतलब इसको मैंने ज्यादा पोटेंशियली तो प्रोसेस नहीं किया है, क्योंकि मुझे बहुत ही कम समय मिलता है इन चीजों को प्रोसेस करने में। इसके हम कोर के साथ साथ स्पाइरल स्ट्रक्चर को ड्रॉ होते हुए, यहाँ पे ड्रॉ नहीं मतलब बनते हुए देख सकते हैं किस तरीके से ये घूम रही है। तो ये रिजल्ट मेरा फाइनल था इस वर्लपूल गैलेक्सी का, और ये हमने कितने सेकंड में निकाला? ओनली 36 मिनट में हमने इस डेटा को निकाला। इस डेटा को अगर मैं और अच्छे से प्रोसेस करूंगा तो बहुत अच्छी डिटेल्स निकाल लूंगा, लेकिन इस डेटा में 36 मिनट में जो मैंने डेटा लिया था ये 28 जुलाई को, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हमने एक 150 mm के टेलीस्कोप से एक सिंपल स्मार्टफोन और आईपीस लगा के मैनुअल ट्रैकिंग करके इस डेटा को निकाला है। कोई मजाक बात नहीं है। आज के टाइम पे हम बड़े बड़े टेलीस्कोप लगा के, उनके गियर लगा के इन चीजों को परफॉर्म करते हैं, तो हम उस तरह के रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं, और हम आज ये रिजल्ट निकाल पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो इस वीडियो में काफी नॉलेज दी, और इसके साथ मैंने जो रिजल्ट दिखाया वो मेरे लिए सेटिस्फाइंग है। क्योंकि इतने कम समय में जो डेटा हमने कलेक्ट किया और उस पर जो प्रोसेस किया, हमें जो रिजल्ट मिला वो चौंकाने वाला था। आपने कभी इस गैलेक्सी को कैप्चर किया है, नहीं किया है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। हमने बहुत मेहनत किया है और चल भी रही है मेहनत, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों को एक साथ मैनेज करता हूँ और आपके लिए इस कंटेंट को क्रिएट करता हूँ। लेकिन आप यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों के साथ शेयर करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, जिससे मैं आगे बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो आपको 1 हफ्ते के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे किसी एक नई एक्स्ट्रा फोटोग्राफी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।